नमस्कार। मेरे पीछे बोर्ड पर आप एक ग्राफ, एक फिगर बना हुआ देख रहे हैं और आपको क्रॉनिक पेनी मॉडल का डिस्कशन याद आ रहा होगा। और क्रॉनिक पेनी मॉडल के डिस्कशन में हम लोगों ने इस ग्राफ को खींचा था, इसका इंटरप्रिटेशन किया था। बाद में उस लेक्चर को देखने के बाद आपने खुद से कुछ दिमागी कसरत किया होगा और इस ग्राफ के साथ प्ले किया होगा और मज़े लेने की कोशिश आपने ज़रूर किया होगा और आपको मज़ा आया भी होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कर्व है और इससे बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस हम लोगों को मिल रहे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी याद दिलवा दूं कि क्रॉनिक पेनी मॉडल के अंत में हम लोगों ने इस ग्राफ के थ्रू क्या इंफॉर्मेशंस निकाले थे। एक इस तरह का इक्वेशन डिराइव किया गया था, P sin अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। और अल्फा इस तरह से डिफाइंड था, अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वेयर। और आप देख सकते हैं कि 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वेयर इज ए कांस्टेंट, so alpha square is proportional to E, means alpha एनर्जी का मेजर है, अल्फा इज मेजर ऑफ एनर्जी। और उसी तरह से बीटा स्क्वेयर एक कांस्टेंट, बीटा स्क्वेयर एक फंक्शन हम लोगों ने रियल फंक्शन डिफाइन किया था 2m बाई एच क्रॉस स्क्वेयर वी नॉट माइनस ई। और एक टर्म डिफाइन किया गया था P। यहां पर इस इक्वेशन में जो P आ रहा है उस P को हम लोगों ने ऐसे डिफाइन किया था, आप पिछले लेक्चर को देखेंगे तो याद आएगा आपको, एम वी नॉट ए बी अपॉन एच क्रॉस स्क्वेयर। एंड व्हाट डज दिस P टेल अस, व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस क्वांटिटी P गिव अस। तो इसके बारे में हम लोगों ने कहा था कि P एक तरह से, यहां भी अगर आप देखेंगे तो बाकी चीजें तो कांस्टेंट हैं, एम ए एच क्रॉस स्क्वेयर ये चीजें तो कांस्टेंट हैं। सो P इज प्रोपोर्शनल टू वी नॉट टाइम्स बी। और ये वी नॉट टाइम्स बी क्या था, पोटेंशियल बैरियर के अंदर का एरिया था। पोटेंशियल बैरियर का ये जो विड्थ था ये B लिया गया था और इसका हाइट वॉज वी नॉट। तो इस पोटेंशियल बैरियर के अंदर का एरिया था वी नॉट बी। तो एक तरह से P जो है वो मेजर है पोटेंशियल बैरियर के अंदर के एरिया का। और ये क्या सिग्निफाई करता है, P का लार्ज वैल्यू ये सिग्निफाई करेगा कि इलेक्ट्रॉन को एक बहुत बड़ा पोटेंशियल बैरियर इनकाउंटर करना पड़ रहा है, पोटेंशियल बैरियर का एरिया बहुत ज्यादा है। सो लार्ज वैल्यू ऑफ P सिग्निफाइज अ स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू ए गिवन पोटेंशियल वेल। कोई इलेक्ट्रॉन अपने पोटेंशियल वेल के अंदर में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड होगा और P बहुत लार्ज होगा तो बहुत बड़ा पोटेंशियल बैरियर उसको सामने में मिल रहा है, उसको टनल करना उसको मुश्किल होगा और वो अपने पोटेंशियल वेल के अंदर में ही बाउंड रहेगा। और P जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो वो इनफाइनाइटली लार्ज पोटेंशियल बैरियर को सिग्निफाई करेगा और इलेक्ट्रॉन बाउंड होगा अपने पोटेंशियल वेल के अंदर में। ये सिग्निफिकेंस था डिफरेंट टर्म्स का। और ये जो ग्राफ था ये क्या बताता था, इस वाले एक्सिस पर हम लोगों ने प्लॉट किया था लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है P sin अल्फा बाई अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए, इसको हम लोगों ने प्लॉट किया था इस वाले एक्सिस के ऊपर में। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर अल्फा ए को प्लॉट किया था विच इज ए मेजर ऑफ एनर्जी। तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आया था। ये जो ग्राफ है व्हाइट चॉक से ड्रॉ किया हुआ, ये इसका ग्राफ है अल्फा ए के साथ। लेकिन हम लोगों ने ये कहा था
कि दिस इक्वेशन विल बी satisfied only for those values of alpha a for which the value of left hand side lies between +1 and -1, because इस इक्वेशन को होल्ड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल होना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में cos के ए है, cos के ए का वैल्यू +1 से -1 के बीच लाई करेगा। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के वो वैल्यूज जो +1 से ज्यादा हैं, मतलब +1 वाले पॉइंट के बियॉन्ड हैं या -1 के बियॉन्ड हैं, जैसे ग्राफ का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। दिस डज नॉट गिव अस अ वैलिड सॉल्यूशन। इस ग्राफ का सिर्फ ये वाला पार्ट एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन दे रहा है। मतलब क्रिस्टल लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्योंकि इस एक्सिस पर एनर्जी है, तो एनर्जी का कोई भी वैल्यू अलाउड नहीं होता है। एनर्जी का सिर्फ ये वैल्यू अलाउड है, फिर ये फॉरबिडन है, ये अलाउड नहीं है, फिर ये वाला वैल्यू अलाउड है। मतलब अल्फा ए के वो वैल्यू जहां से जहां के बीच ग्राफ का पोर्शन +1 से -1 के बीच लाई कर रहा है, सिर्फ वही वैल्यू एनर्जी का अलाउड होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और बाकी ये तो ऐसा रीजन है जो -1 के बाहर चला जा रहा है, तो ये वाला रीजन अलाउड नहीं है, तो ये फॉरबिडन रीजन है। दिस एनर्जी विल नॉट बी अलाउड टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी एनर्जी नहीं हो सकता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर। हमें कुछ अलाउड रीजन्स ऑफ एनर्जीज मिलते हैं और कुछ फॉरबिडन रीजन्स मिलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अलाउड नहीं होगा। और यहां से एनर्जी बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब थोड़ा इसकी गहराई में जाकर के और देखना चाहेंगे कि एक्चुअली ये हो कैसे रहा है। ये एनर्जी बैंड जो अलाउड होंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए और जो बीच में फॉरबिडन रीजन्स आ जा रहा है, ये फॉरबिडन एनर्जी का रीजन कैसे आ रहा है, कौन सा फिजिकल फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, उसका ओरिजिन क्या है। और इसीलिए आज के लेक्चर का टॉपिक हमने रखा है ईके डायग्राम एंड ओरिजिन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। अब देखिए, 2-3 बातों से मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस कॉन्सेप्ट का। आप इस इक्वेशन को देखें, इफ P टेंड्स टू इंफिनिटी, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था P का लार्ज वैल्यू क्या सिग्निफाई करता है। P जितना ज्यादा होगा, P का वैल्यू जितना लार्ज होगा, लार्जर वैल्यू ऑफ P सिग्निफाइज a stronger binding of an electron to a given potential well। वो अपने पोटेंशियल वेल में बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी, P जितना ज्यादा होता चला जाएगा, और अलाउड एनर्जी रीजन्स का थिकनेस उतना ही कम होता चला जाएगा। P जितना ज्यादा होता चला जाएगा, अलाउड एनर्जी रीजन का थिकनेस उतना ही कम होता चला जाएगा। और अगर P इंफिनिटी को टेंड करेगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड होने के लिए साइन अल्फा को 0 की तरफ टेंड करना पड़ेगा। साइन अल्फा ए को, साइन अल्फा ए शुड टेंड टू 0। दैट इंप्लाइज अल्फा ए साइन थीटा 0 होता है थीटा के किन वैल्यूज पर, तो अल्फा ए हो जाएगा n पाई, पाई के वेयर n इज 0 1 2, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स पर साइन थीटा 0 होता है, n इज इक्वल टू 0 लेंगे तो अल्फा ए 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री 0 होगा, साइन पाई 0 होगा, साइन 2 पाई 0 होगा, 3 पाई 0 होगा। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर
इज इक्वल टू एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, और अल्फा स्क्वेयर का वैल्यू अगर आप यहां से रख देते हैं, देन व्हाट डू वी गेट, 2me बाई h क्रॉस स्क्वेयर a स्क्वेयर इज n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, दैट इंप्लाइज e इज इक्वल टू en इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n स्क्वेयर, तो कॉमन ले लेते हैं बाहर में, और पाई स्क्वेयर h क्रॉस स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2ma स्क्वेयर। ये आ गया एनर्जी का फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन्स को क्रिस्टल लैटिस के अंदर इस एक्सप्रेशन से जो एनर्जी का वैल्यू अलाउ हो रहा है वो सारी एनर्जीज होगी। और आप ध्यान से देखें ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है, व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन टेल अस। एक्चुअली अगर आप याद करें तो ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी लेवल ऑफ पार्टिकल इन ए कांस्टेंट पोटेंशियल बॉक्स ऑफ एटॉमिक डायमेंशन है। दिस करेस्पॉन्ड्स टू, दिस एक्सप्रेशन करेस्पॉन्ड्स टू एनर्जी लेवल मैं बोल रहा हूं बिकॉज P जब इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये जो एक एनर्जी का बैंड जैसा दिख रहा था हमें, जो अलाउड एनर्जी का रीजन का थिकनेस था, इट टेंड्स टू जीरो, और जो एनर्जी का बैंड था इट कन्वर्ट्स टू ए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जैसा सिचुएशन हो जाएगा। सो दिस करेस्पॉन्ड्स टू एनर्जी लेवल ऑफ अ पार्टिकल in a potential box of atomic dimension। और ये एक्सपेक्टेड भी था। जब P इंफिनिटी को टेंड कर रहा है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन किसी गिवन पोटेंशियल बॉक्स के अंदर में बहुत स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली बाउंड है, उसको इनफाइनाइट हाइट के पोटेंशियल बैरियर का मुकाबला करना पड़ेगा जिसको कि वो टनल नहीं कर पाएगा, और वो अपने उस पोटेंशियल बॉक्स में ट्रैप्ड रहेगा, और उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी जो एक पोटेंशियल बॉक्स के अंदर में होता है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जैसे सिचुएशंस हो जाएंगे, और इतने एनर्जी के n के डिफरेंट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एनर्जी के डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे, और इतने एनर्जी के लेवल्स मिलेंगे। कैसे? इलेक्ट्रॉन को जो स्ट्रांगली बाउंड है पोटेंशियल बॉक्स के अंदर में। बट व्हाट हैपेंस इफ P टेंड्स टू जीरो? अगर P जीरो को टेंड करेगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन का सिचुएशन होगा। P जीरो को टेंड कर रहा है मींस बाइंडिंग इज नॉट देयर, so this will correspond to a situation of free electrons, and what will happen in that case? So if P tends to zero, if P tends to zero, अगर P जीरो को टेंड करेगा तो ये टर्म जीरो को टेंड करेगा, तब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड होने के लिए cos अल्फा a should be equal to cos ka, that implies alpha a should be equal to ka, that implies alpha should be equal to k, that implies alpha square should be equal to k square, that implies alpha square कितना है 2me by h cross square is equal to k square, that implies E is equal to h cross square k square by 2m। और ये किसका एनर्जी है? फ्री इलेक्ट्रॉन का। जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के अंदर में हम लोग बात करते थे अप टू सोमरफेल्ड मॉडल,
हम लोग इलेक्ट्रॉन को लगभग फ्री इलेक्ट्रॉन मान करके सारी बातें किया करते थे। और आप याद कीजिए उस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आता था, सोमरफेल्ड मॉडल, फर्मी एनर्जी, फर्मी मोमेंटम वगैरह डिस्कस करते समय भी आपको याद होगा कि ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया था। सो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन which does not experience any potential of interaction inside crystal lattice except the confining potential, except the potential of confinement। तो ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का ये एक्सप्रेशन है। और फ्री इलेक्ट्रॉन when p tends to 0, then in that case the situation of electron is identical to that of a free electron inside a crystal lattice। और वैसे केस में एनर्जी जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है k का। तो अगर इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए E का k के साथ हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, EK ग्राफ प्लॉट करें, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोलिक आता है और k में क्वाड्रेटिक है, तो E एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक पैराबोला हम लोगों को मिलेगा। यहां जो E आया है कब, when p tends to 0, मतलब लगभग फ्री इलेक्ट्रॉन के सिचुएशन में ये एक्सप्रेशन आया है h क्रॉस स्क्वेयर k स्क्वेयर बाई 2m। और हम लोग अगर एक एक्सिस पर E का वैल्यू प्लॉट करें और एक एक्सिस पर K का वैल्यू प्लॉट करें, इधर K प्लॉट करें और इस पर E प्लॉट करें, देन द ग्राफ विल बी अ पैराबोला लाइक दिस। इस तरह का एक पैराबोलिक कर्व हमें मिलेगा, ई के कर्व। बट दिस कर्व करेस्पॉन्ड्स टू एनर्जी विच इज के डिपेंडेंट, एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन विच डिपेंड्स ऑन के, वेव नंबर के। What happens when a periodic potential comes in, when a periodic potential comes into picture, when the electron is not free, electron is nearly free, electrons inside crystal lattice start experiencing a periodic potential, then what changes will occur to this EK graph, to this EK curve? And what we will observe is that once such a periodic potential comes into picture, once such a periodic potential starts operating on electrons inside crystal lattice, then this EK curve gets distorted at certain points and some discontinuities exist, some discontinuities comes into at certain points. What those points are, और क्या origin है, क्यों आती है वो discontinuity, क्यों डिस्टॉर्ट होता है k के सर्टेन वैल्यूज पर EK कर्व। और EK कर्व जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जैसा मिला एक कंटिन्यूअस पैराबोला जैसा, इसके तुलना में डिस्टॉर्ट क्यों होता है और k के सर्टेन वैल्यूज पर डिस्कंटिन्यूटी कहां से आती है, उसका ओरिजिन क्या है, ये जरा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। मैं पीछे का लेक्चर्स आपको याद दिलवाना चाहूंगा, अगर बहुत दिनों से आपने नहीं सुना होगा तो एक बार ब्रिलुआ जोन, रेसिप्रोकल लैटिस और ब्रिलुआ जोन का डिस्कशन जहां पर किया गया है, आपसे मेरा अनुरोध होगा कि आप एक बार उस लेक्चर को सुन लें और तब शायद बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे आप यहां पर कैसे फॉरबिडन एनर्जी गैप्स आती है और एनर्जी बैंड्स का ओरिजिन क्या है सॉलिड के अंदर में और वो कंसेप्ट कैसे आता है
उसका बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंशन हम बना पाएंगे अगर हमें ब्रिलुआ जोन कैसे किसको कहते थे और रेसिप्रोकल लैटिस का क्या कॉन्सेप्ट था और रेसिप्रोकल स्पेस में हर एक रियल स्पेस के लैटिस के लिए रेसिप्रोकल स्पेस में एक लैटिस कैसे इमेजिन किया जा सकता है और वहां से हम लोग किस तरह से ब्रिलुआ जोन की बात करते थे। मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप आपको करवाता हूं चूंकि उन कॉन्सेप्ट्स को मैं यहां यूज करूंगा। आपको याद होगा मैंने बताया था कि रियल स्पेस के हर लैटिस के करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल स्पेस में एक लैटिस इमेजिन किया जा सकता है। रियल स्पेस में जिस तरह से पॉइंट्स का कलेक्शन है, कोई एक पर्टिकुलर टाइप का लैटिस है, उसके करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल स्पेस में एक लैटिस एग्जिस्ट करेगा, एक लैटिस इमेजिन किया जा सकता है। फर्क इतना ही होता है कि रेसिप्रोकल स्पेस में दो लैटिस पॉइंट्स के बीच का जो फासला होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वहां दो लैटिस पॉइंट्स रियल स्पेस में ए से सेपरेटेड हैं, लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर या लैटिस पैरामीटर ए है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां दो पॉइंट्स, दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स लैटिस के जो होंगे रेसिप्रोकल स्पेस में वो 2 पाई बाई ए से सेपरेटेड होंगे। और अगर आप उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको याद आएगा, जैसे मैंने बताया था कि रियल स्पेस में अगर एक BCC लैटिस है तो उसके करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल स्पेस में FCC लैटिस हो जाएगा। अगर रियल स्पेस में FCC लैटिस है तो उसके करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल स्पेस में BCC लैटिस हो जाएगा। और जिस तरह से रियल लैटिसेस के लिए एक लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर डिफाइन करते हैं जिससे पूरे लैटिस को जनरेट किया जा सकता है, उसी तरह से रेसिप्रोकल स्पेस में भी एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर G डिफाइन करते थे जिसके थ्रू इंटायर रेसिप्रोकल लैटिस को जनरेट किया जा सकता है। और मैंने ये बताया था कि अगर रेसिप्रोकल स्पेस में कोई एक लैटिस है तो G वेक्टर जो है रेसिप्रोकल स्पेस में जो लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर है, ये रेसिप्रोकल लैटिस के दो लैटिस पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा। तो आप कोई भी रेसिप्रोकल स्पेस में कोई भी एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर G ले लीजिए और इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। पूरा लेक्चर तो मैं दोबारा यहां पर आपको रिपीट नहीं कर सकता, मैं बहुत क्विक आपको याद दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं और अगर बिल्कुल याद नहीं आए तो आप एक बार उस लेक्चर को देख लेंगे और तब फिर इस EK डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ये कहा था कि G वेक्टर पर अगर कोई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया जाए तो इस G वेक्टर के टेल से कोई भी एक वेव वेक्टर इंसिडेंट होगा इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, उसका ब्रैग्स डिफ्रैक्शन हो जाएगा, वो ब्रैग्स डिफ्रैक्शन के कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा। कोई भी यहां से कोई भी एक K वेक्टर आप ले लीजिए जो यहां से ओरिजिनेट कर करके और इस G वेक्टर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इंसिडेंट होगा, कोई भी वेव वेक्टर वो ब्रैग्स डिफ्रैक्शन के कंडीशन को सैटिस्फाई कर देगा एंड दैट वेव वेक्टर विल गेट डिफ्रैक्टेड। और मैंने ये कहा था कि रेसिप्रोकल स्पेस में कोई एक लैटिस पॉइंट ले लीजिए और हर दो लैटिस पॉइंट्स को उस पॉइंट को नियरेस्ट लैटिस पॉइंट से मिला दीजिए, सबका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए और उससे जो प्लेन्स बनती है चारों तरफ से उसको हम लोग कहते थे ब्रिलुआ जोन।
तो जैसे ये एक प्लेन यहां पर जो बन जाएगा, तो यहां से उस प्लेन पर इंसिडेंट होने वाला कोई भी वेव वेक्टर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा किसी भी तरफ, इधर से इधर से इधर से। अगर 3 डायमेंशनल लैटिस की बात करें तो ये जो प्लेन्स का कलेक्शन है, हर जी वेक्टर पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए और उन सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के बीच का जो कॉमन वॉल्यूम है और उसकी बाउंड्री जो डिफरेंट सरफेसेस मिल रहे हैं, वो कहलाता है फर्स्ट ब्रिलुआ जोन। तो फर्स्ट ब्रिलुआ जोन, और उसी तरह से अगर आप फर्स्ट ब्रिलुआ जोन को क्रॉस कर जाइए सेकंड, और उसके बाद फिर सेकंड ब्रिलुआ जोन बनेगा, मतलब सेकंड वाला डिफ्रैक्शन प्लेन को आप क्रॉस मत कीजिए, तो उसके बीच का जो रीजन है वो सेकंड ब्रिलुआ जोन कहलाता है। तो हर ब्रिलुआ जोन पर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन का कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में ऐसी बात किया था, इलेक्ट्रॉन वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात होल्ड करेगी। तो होगा क्या कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन वेव क्रिस्टल लैटिस के अंदर इस फर्स्ट ब्रिलुआ जोन की बाउंड्री पर इंसिडेंट होगा, वहां पर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन का कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो वहां से वो डिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और वहां से ट्रैवलिंग वेव ट्रैवलिंग वेव नहीं रह जाएगा। इन दोनों बाउंड्रीज से रिफ्लेक्शन की वजह से फर्स्ट ब्रिलुआ जोन के अंदर एक स्टैंडिंग वेव जैसा सिचुएशन बन जाएगा, एंड द वेव विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक at the boundary of Brillouin zone and it will no longer remain a traveling wave। तो जो पहले ट्रैवलिंग वेव था वो ब्रिलुआ जोन्स की बाउंड्रीज पर अब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, वहां एक नोड जैसा सिचुएशन बन जाएगा और ब्रिलुआ जोन की बाउंड्रीज के अंदर एक स्टैंडिंग वेव का सिचुएशन जैसा बन जाएगा और वहां पर एक डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, वो वेव उसके आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। फिर उसके बाद और सेकंड ब्रिलुआ जोन के अंदर एक स्टैंडिंग वेव जैसा सिचुएशन बन जाएगा। तो हर ब्रिलुआ जोन की बाउंड्री पर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन का कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा और जिसके कारण हर ब्रिलुआ जोन की बाउंड्री पर द वेव विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक एंड इट विल नो लॉन्गर रिमेन ए ट्रैवलिंग वेव, and within a Brillouin zone a standing wave type of situation will develop। So what will happen now? See, आप देखें इस एक्सिस पर हम लोगों ने k का वैल्यूज प्लॉट किया था। k स्पेस में हम लोग काम कर रहे हैं, रेसिप्रोकल स्पेस में काम कर रहे हैं। रेसिप्रोकल स्पेस में दो पॉइंट्स के बीच के फासला को रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ के यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। k होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो k स्पेस मींस रेसिप्रोकल स्पेस में हम बातें कर रहे हैं और इस एक्सिस पर एनर्जी को प्लॉट करते हैं। हम ओरिजिन यहां पर ले लेते हैं और अभी 1 डायमेंशनल लैटिस के कॉन्टेक्स्ट में बातों को समझते हैं। 1 डायमेंशनल लैटिस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट ब्रिलुआ जोन अकर्स बिटवीन k इज इक्वल टू -π/a टू k इज इक्वल टू +π/a। तो सपोज कीजिए ये +π/a है, ये 2π/a है, ये 3π/a है, ये 4π/a है एंड सो ऑन। और उसी तरह से इधर भी -π/a है, -2π/a है, -3π/a है, -4π/a है एंड सो ऑन। के स्पेस में स्केल हम लोगों ने ऐसा लिया है इस एक्सिस के ऊपर में, और ये फर्स्ट ब्रिलुआ जोन यहां से यहां के बीच होगा।
और यहां से यहां और यहां से यहां, ये दोनों रीजन मिलकर के सेकेंड ब्रिलुआ जोन बनाएगा। इन सारे पॉइंट्स पर मैं ऐसे डॉटेड लाइंस खींच दे रहा हूं। और अब देखा जाए, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का सिचुएशन रहेगा, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी पीरियोडिक पोटेंशियल इनसाइड क्रिस्टल लैटिस, तो अभी हम लोगों ने देखा था ई के डायग्राम कैसा होगा, एक कंटिन्यूअस पैराबोला होगा, इस तरीके का एक कंटिन्यूअस पैराबोला होगा। ई के डायग्राम ऐसा कंटिन्यूअस पैराबोला होगा। बहुत अच्छा पैराबोला तो शायद मैं नहीं बना पाया, बट दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर। इस तरह का एक कंटिन्यूअस पैराबोला होगा। नाउ when electrons start experiencing the periodic potential of crystal lattice, then what will happen? ये देखा जाए, ये फर्स्ट ब्रिलुआ जोन है। तो इस फर्स्ट ब्रिलुआ जोन की बाउंड्री पर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन का कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, और लैटिस वाइब्रेशन के केस में हम लोगों ने ई के ग्राफ जो प्लॉट किया था, आपने देखा था कि फर्स्ट ब्रिलुआ जोन के पास जाकर के वो ऐसा कुछ हो जाता था, यहां पर फ्लैट हो जाता था। तो वही यहां पर डिस्टॉर्शन आएगा, ई के ग्राफ विल नो लॉन्गर रिमेन कंटिन्यूअस लाइक दिस। अब यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, यहां से यहां के बीच स्टैंडिंग वेव का सिचुएशन बनेगा, वो ट्रैवलिंग वेव नहीं रह पाएगा, और दिस बाउंड्री विल एक्ट लाइक अ नोड, सो ए डिसकंटिन्यूटी विल अकर हियर। तो यहां पर ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरीके का, और यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, ये यहां जाते जाते ऐसे फ्लैट हो जाएगा, और इधर भी ये ऐसे जाते जाते यहां पर ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ये ऐसा नहीं रह पाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। और यहां से यहां के बीच अब क्या होगा, अब देखिए इस वाले रीजन में ये भी एक सेकेंड ब्रिलुआ जोन की बाउंड्री है, ये फर्स्ट ब्रिलुआ जोन की बाउंड्री है। तो ब्रिलुआ जोन की बाउंड्री पर इसमें भी डिस्टॉर्शन होगा, तो ये अब कैसा हो जाएगा, इधर वाला ऐसे डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ये ऐसे डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, और यहाँ एक डिसकंटिन्यूटी चली आएगी। फिर इसमें भी वैसे ही हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर ऐसे डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ये भी जहां जहां ब्रिलुआ जोन की बाउंड्री आएगी तो ब्रैग्स डिफ्रैक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाइड हो जाने की वजह से ये यहां पर ऐसा हो जाएगा, और यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां जाते जाते ऐसा हो जाएगा। उसी तरह से इस तरफ यहां पर ये ऐसा डिसकंटिन्यूटी डेवलप कर जाएगा, फ्लैट हो जाएगा ऐसे, यहां पर सॉरी इन दोनों पॉइंट्स के बीच फ्लैट होगा ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच फ्लैट होगा। तो जो ऐसा था वो यहां पर ऐसा हो जाएगा, और ये जो है ऐसा हो जाएगा, और ये यहां से यहां के बीच जो है ऐसा हो जाएगा, ये भी वैसा हो जाएगा। तो ये अलाउड एनर्जी का रीजन है, और ये डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं
ये जो है इसको डिफरेंट कलर में ऐसे दिखा रहे हैं, ये जो है ये अलाउड एनर्जी है, ये अलाउड एनर्जी है ये, और ये फॉरबिडन है, ये फॉरबिडन है। उसके बाद यहां से यहां तक ये अलाउड है, ये बीच में फॉरबिडन रीजन था, ये अलाउड रीजन है, ये फिर अलाउड रीजन है, फिर ये फॉरबिडन रीजन आ गया, फिर ये अलाउड रीजन है, ये अलाउड रीजन है, फिर ये फॉरबिडन रीजन आ गया, फिर ये अलाउड रीजन है। तो कुछ अलाउड रीजन्स ऑफ एनर्जीज मिल रही है और कुछ फॉरबिडन रीजन ऑफ एनर्जीज मिल रही है, ये एनर्जी का अलाउड रेंज होगा। तो ये बीच बीच में फॉरबिडन रीजन्स हैं, और कहां पर डिस्टॉर्शन आ रहा है, कहां पर डिसकंटिन्यूटी डेवलप कर रही है ई के कर्व में, एट द बाउंड्रीज ऑफ ब्रिलुआ जोन्स, क्योंकि ब्रिलुआ जोन्स की बाउंड्रीज पर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन के कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड जोन, एक्सटेंडेड जोन मेथड इसको कहते हैं ई के डायग्राम को दिखाने का। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए तो ये ओरिजिन का चॉइस तो हमारा अपना है। अगर हमारा इनफाइनाइट लैटिस है, हम ओरिजिन यहां ले सकते हैं, हम ओरिजिन यहां ले सकते हैं, हम ओरिजिन यहां ले सकते हैं। सो द चॉइस ऑफ ओरिजिन इज प्योरली आर्बिट्ररी, इट इज आवर्स चॉइस। हम जहां चाहें ओरिजिन ले सकते हैं। हम इस लैटिस पॉइंट को ओरिजिन न लेकर के इस लैटिस पॉइंट को अगर ओरिजिन ले लें तो क्या होगा, यहां से सेम ऐसा ही पैटर्न कुछ रिपीट करेगा। देखिए तो कैसे होगा, अब यहां से जैसे यहां पर इसके दोनों तरफ ऐसे पैराबोला चला था, लेकिन ब्रिलुआ जोन की बाउंड्री पर जाकर के और उसका स्लोप 0 हो गया था, तो वैसे ही यहां से ऐसे पैराबोला चलेगा दोनों तरफ, यहां से ऐसे पैराबोला चलेगा और यहां पर जाकर के फ्लैट हो जाएगा, इसके साथ ज्वाइन कर लेगा, यहां पर इधर ऐसे हो जाएगा। उसी तरह से यहां से यहां के बीच कैसा होगा, तो यहां पर फ्लैट हो जाएगा और यहां पर फिर जाकर के फ्लैट हो जाएगा। यहां से यहां के बीच कैसा होगा, तो यहां से ऐसे फ्लैट हो जाएगा और फिर यहां पर जाकर के ऐसे हो जाएगा। यहां से यहां के बीच कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। यहां से यहां के बीच कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। इसके दूसरे तरफ देख सकते हैं, यहां से यहां के बीच कैसा हो जाएगा, तो अब ये यहां से शुरू हुआ है तो यहां से यहां तक ऐसे है और उसके बाद यहां से फिर ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से आप चाहें तो इसको ओरिजिन ले सकते हैं, इसके दोनों तरफ फिर वैसा ही होगा, यहां से जो पैराबोला चलेगा इससे ज्वाइन हो जाएगा और इधर जाकर के ऐसे फ्लैट हो जाएगा। फिर अब इसको हमने ओरिजिन लिया है तो यहां से यहां के बीच फिर कैसे होगा, तो यहां से यहां के बीच ऐसे हो जाएगा। इसको हमने ओरिजिन लिया है तो यहां से यहां के बीच ऐसा है, तो यहां से यहां के बीच फिर ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से फिर अगर हम लोग इधर कर दें, मान लीजिए इसको हम लोग ओरिजिन ले लें तो यहां से यहां के बीच फिर ऐसा हो जाएगा और इधर ऐसे हो जाएगा। यहां से यहां के बीच जो होगा यहां पर फ्लैट, फिर यहां पर आकर के फ्लैट, यहां से यहां के बीच यहां पर फ्लैट, फिर यहां आकर के फ्लैट, यहां से यहां के बीच फिर ऐसे, यहां से यहां के बीच फिर ऐसे, यहां से यहां के बीच फिर ऐसे। और इस तरफ अगर हम लोग देखें, अगर इसको ओरिजिन ले लेंगे तो फिर यहां से यहां के बीच ऐसे हो जाएगा और फिर यहां से यहां के बीच इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा, फिर यहां से यहां के बीच इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा,
फिर यहां से यहां के बीच इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा। तो इस तरह से इसको कहते हैं रिपीटेड जोन स्कीम। रिपीटेड जोन स्कीम, यहां से यहां के बीच ये ऐसे गैप होगा और ये इसके साथ आकर कैसे ज्वाइन कर जाएगा, यहां से यहां के बीच। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रिपीटेड जोन स्कीम। मतलब हम ओरिजिन अगर यहां नहीं लें, हम ओरिजिन यहां ले लें, हम ओरिजिन यहां ले लें, हम ओरिजिन यहां ले लें, एनीवेयर, वो अपना चॉइस है। और उस जहां पर ओरिजिन लिए उसके दोनों तरफ अगर फ्री इलेक्ट्रॉन रहता तो पैराबोला बनता, और फिर उसके दोनों तरफ पाई बाई ए पर जो पॉइंट्स होंगे वहां पर डिसकॉन्टिन्यूटीज आएगी। तो ऐसे अगर बनाते चले जाएंगे तो इस तरह का फिगर एक आपको मिलेगा, और ये कहलाता है, देखिए अब यहां से भी दिख रहा है ना, ये जो है ये फर्स्ट अलाउड रीजन है, ये फॉरबिडन रीजन है, ये फॉरबिडन रीजन है, ये सेकंड वाला अलाउड रीजन है, सेकंड वाला अलाउड रीजन है, फिर ये फॉरबिडन रीजन हो गया, ये फॉरबिडन रीजन हो गया, फिर ये थर्ड वाला अलाउड रीजन है, थर्ड वाला अलाउड रीजन है, फिर ये फॉरबिडन रीजन हो गया, फिर ये फोर्थ वाला अलाउड रीजन है, ये आगे कनेक्ट होकर कैसे होते चला जाएगा। तो इसको कहते हैं रिपीटेड जोन स्कीम। तो ईके डायग्राम कैसा होगा, और ब्रिलुआ जोन की बाउंड्री पर जब इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल में होगा तो ब्रिलुआ जोन की बाउंड्री पर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाइड होने के कारण वो जो पैराबोला है वो डिस्टॉर्ट करेगा, डिसकॉन्टिन्यूटीज अकर करेगी, और क्या परिवर्तन होगा ईके डायग्राम में, और किस तरह से ब्रिलुआ जोन की बाउंड्री पर डिसकॉन्टिन्यूटीज के आ जाने से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए यहां से यहां के बीच की एनर्जी अलाउड नहीं होगी क्रिस्टल लैटिस के अंदर में, फिर यहां से यहां के बीच का एनर्जी अलाउड होगा, फिर ये एनर्जी अलाउड नहीं होगा, फिर इतना एनर्जी अलाउड होगा। और अगर हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट करते चले जाएं, क्योंकि ओरिजिन तो हमारा अपना चॉइस है, तो इस तरह का एक ईके डायग्राम मिल जाएगा। इसको रिपीटेड जोन स्कीम कहते हैं। लेकिन ईके डायग्राम से किस तरह से फॉरबिडन एनर्जी रीजन्स डेवलप करती है सॉलिड के अंदर में, और फॉरबिडन एनर्जी रीजन्स को डेवलप करने के लिए, वैसे रीजन्स को डेवलप करने के लिए जहां से जहां के बीच का एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए अलाउड नहीं होगा, उन एनर्जी वैल्यूज के साथ इलेक्ट्रॉन सॉलिड के अंदर में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, और कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड रीजन्स ऑफ अलाउड एनर्जीज ही होगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है और किस तरह से फॉरबिडन रीजन्स डेवलप करती है और किस तरह से अलाउड रीजन्स हम देख पाते हैं, ये इस ईके डायग्राम में जो परटर्बेशन होता है ब्रिलुआ जोन की बाउंड्री पर, उसकी मदद से हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इस ईके डायग्राम के हेल्प से किस तरह से फॉरबिडन एनर्जी रीजन्स सॉलिड के अंदर में डेवलप करती है और कौन से अलाउड रीजन्स ऑफ एनर्जीज इलेक्ट्रॉन्स के लिए सॉलिड के अंदर में होते हैं, इस बात को समझने के लिए ज्यादातर हम लोग एक्सटेंडेड जोन स्कीम या रिपीटेड जोन स्कीम से काम नहीं करते हैं, रिड्यूस्ड जोन स्कीम से काम करते हैं। वो ज्यादा आसानी से क्लैरिटी के साथ हमें विजुअलाइज करने का अपॉर्चुनिटी देता है, विजुअलाइज करने में हमारी मदद करता है, हम ज़्यादा आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं रिड्यूस्ड जोन स्कीम में। तो व्हाट दैट रिड्यूस्ड जोन स्कीम इज, मैं थोड़ा सा उसका भी एक आपको झलक देना चाहूंगा। सिर्फ यहां एक चीज मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये जो अलाउड रीजन्स ऑफ एनर्जीज हैं, एक्चुअली ये बहुत सारे क्लोजली स्पेस्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जैसा सिचुएशन है, जिसको कि एनर्जी लेवल न कह करके हम लोग एनर्जी बैंड्स कहा करते हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? एक्चुअली देखिए, ये जो ग्राफ है ना,
ये कंटिन्यूअस कर्व है नहीं, बिकॉज corresponding to different k different energies are there. एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ k और k के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट एनर्जी है। तो ये एक्चुअली बहुत सारे डिस्क्रीट पॉइंट्स का कलेक्शन है, ये बहुत सारे डिस्क्रीट पॉइंट्स का कलेक्शन है। एनर्जी का ये वैल्यू k के इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो इस लेवल में यहां पर करस्पॉन्ड कर रहा है, और इसी तरह के बहुत सारे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं इस एनर्जी बैंड के अंदर में। लेकिन दो लेवल्स के एनर्जी के बीच का फासला टेंड्स टू जीरो जैसा सिचुएशन है, इसलिए हम अलग अलग एनर्जी लेवल्स को विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, डिस्क्रीटनेस का लॉस हो जाता है, एंड इट अपीयर्स टू बी जस्ट लाइक ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी लेवल्स विच इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। क्यों इतना कंटिन्यूअस लेवल है उसका एक एस्टिमेट आप ऐसे ले सकते हैं। देखिए ये रेसिप्रोकल स्पेस में हम लोगों ने सारी चीजों को ड्रॉ किया है, और ये स्केल कैसा है, इस स्केल का जरा सा एस्टिमेट लीजिए आप। ए इज लैटिस पैरामीटर, और ए किस ऑर्डर का होगा, आंगस्ट्रम्स यूनिट के ऑर्डर का होगा। जो इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन लैटिसेस के अंदर में होगी वो आंगस्ट्रम्स यूनिट के ऑर्डर की होगी। तो नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है, पाई डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर -10, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर 10 हो जाएगा, 10 टू दी पावर 10 पाई। मतलब इस स्केल में 10 टू दी पावर 10 पॉइंट्स है, तो दो पॉइंट्स के बीच का फासला इतना कम है कि जब उन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो एक्चुअली this is a collection of discrete points, but the separation between 2 points is so small that it appears to be like a continuous curve, और हर k के करस्पॉन्डिंग एक सर्टेन एनर्जी करस्पॉन्ड करता है। तो चूंकि वो k वैल्यूज बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं और इस स्केल के अंदर में 10 टू दी पावर 10 पॉइंट्स का कलेक्शन है, सो वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट जैसा है, और हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी लेवल है, इसलिए इस बैंड के अंदर एनर्जी लेवल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। दिस विल जस्ट लाइक अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। तो ये है तो डिस्क्रीट एनर्जीज का कलेक्शन, लेकिन दो एनर्जी लेवल्स के एनर्जी का डिफरेंस इतना कम है कि इट्स लिमिट टेंड्स टू जीरो जैसा सिचुएशन है, और वहां पर डिस्क्रीटनेस अपना वो खो देता है, एंड इट अपीयर्स टू बी लाइक ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी लेवल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, एंड दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। तो ये अलाउड एनर्जी बैंड्स हैं और बीच में फॉरबिडन रीजन्स हैं। रिड्यूस्ड जोन स्कीम क्या होता है कि आप इस पूरे के स्पेस में सिचुएशन को न देख करके सिर्फ फर्स्ट ब्रिलुआ जोन में आप देखिए, बिकॉज लैटिस आपका पीरियोडिक है, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिकली रिपीट करेंगी, और फर्स्ट ब्रिलुआ जोन में जैसा स्टैंडिंग वेव बना हुआ है फिर वैसा ही स्टैंडिंग वेव बनेगा, फिर वैसा ही स्टैंडिंग वेव बनेगा। तो पूरे क्रिस्टल लैटिस की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ब्रिलुआ जोन के अंदर में कंटेंट होगी, और फर्स्ट ब्रिलुआ जोन के अंदर के प्रॉपर्टीज को देख करके और लैटिस की पूरी प्रॉपर्टी की बात हम कर सकते हैं। अब उसमें देखिए क्या करते हैं, जैसे हमने कहा था कि रेसिप्रोकल स्पेस में अगर दो लैटिस पॉइंट्स G से सेपरेटेड हैं तो दोनों आइडेंटिकल लैटिस पॉइंट्स होंगे, और अगर 2 पाई बाई a से आप
डिस्प्लेस हो जाइए रेसिप्रोकल स्पेस में, तो फिर आपको वैसा ही पॉइंट मिल जाएगा, वैसा ही लैटिस पॉइंट पर आप पहुंच जाएंगे और कोई फर्क नहीं होगा। यू विल ऑब्जर्व सेम सिचुएशन टू बोथ साइड्स और ऑल साइड्स ऑफ यू। तो अगर एक तरफ एक एक्सिस पर हम लोग के को प्लॉट करें और एक एक्सिस पर ई को प्लॉट करें, मैं इसका ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन शायद अगले क्लास में कर पाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी झलक मैं दे रहा हूं, आप सोचते रहेंगे इसके बारे में। ये सपोज कीजिए 0 है, पाई बाई ए है, 2 पाई बाई ए है, 3 पाई बाई ए है, 4 पाई बाई ए होगा, उसी तरह से माइनस पाई बाई ए, -2 पाई बाई ए, -3 पाई बाई ए। और फ्री इलेक्ट्रॉन अगर होता तो ये ई के डायग्राम कुछ ऐसा होता। और अब क्या हो रहा है, अब यहां पर डिस्टॉर्ट कर जा रहा है, डिसकंटिन्यूटी आ जा रही है, और यहां पर ये ऐसे हो जा रहा है और ये ऐसे हो जा रहा है। उसी तरह से यहां पर ये ऐसे हो जा रहा है और ये ऐसे हो जा रहा है। उसी तरह से ये जो है वो ऐसे हो जा रहा है। अब जरा देखिए, आप दोनों तरफ भी दिखा सकते हैं या एक तरफ भी दिखा सकते हैं, और ये ऐसा हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर इसका शेप ऐसा हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा, इसका शेप ऐसा हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा। अब अगर हम लोग इस वाले पॉइंट को जहां है वहां से 2 पाई बाई ए लेफ्ट शिफ्ट करवा दे, लेफ्ट, तो यहां से 2 पाई बाई ए लेफ्ट शिफ्ट करवाइएगा तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा। और 2 पाई बाई ए लेफ्ट जाइए किसी पॉइंट से, या 2 पाई बाई ए राइट जाइए, अगर 1 डायमेंशनल लैटिस की बात करें तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, आप उसी तरह के आइडेंटिकल पॉइंट पर हैं। तो अगर इसको 2 पाई बाई ए लेफ्ट शिफ्ट करवाएंगे तो पाई बाई ए और पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए ये यहां पे चला आएगा। तो ये वाला जो शेप है वो यहां से डिस्प्लेस होकर के यहां चला आएगा, और ये जो है 2 पाई बाई ए से 0 पर चला आएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और इधर वाले को अगर 2 पाई बाई ए हम राइट ले जाएं तो ये 2 पाई बाई ए राइट जाएगा तो कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। और ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। तो ये वाला पॉइंट इसके साथ ज्वाइन कर लेगा और ये वाला पॉइंट यहां पर ऐसा हो जाएगा। और इसको हमने फर्स्ट, ये जो सेकंड ब्रिलुआ जोन का रीजन था, सेकंड ब्रिलुआ जोन का जो ई के ग्राफ का पार्ट था, उसको हमने शिफ्ट कर दिया फर्स्ट ब्रिलुआ जोन में, और इधर से भी इसको हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया फर्स्ट ब्रिलुआ जोन में। और वैसे ही फिर आप इसको कर सकते हैं। अब इसको 2 पाई बाई ए शिफ्ट कीजिएगा तो यहां चला जाएगा, और इसको 2 पाई बाई ए शिफ्ट कीजिएगा तो यहां चला आएगा। तो इस तरह से आपको मिलते चले जाएंगे, और सिर्फ फर्स्ट ब्रिलुआ जोन के ई के कर्व को देख करके आप कह सकते हैं कि ये अलाउड एनर्जी का रीजन है, ये फॉरबिडन रीजन है, फिर अलाउड रीजन है, फिर फॉरबिडन रीजन है। और वो सारी बातें सिर्फ फर्स्ट ब्रिलुआ जोन को देख करके हम डिसाइड कर ले सकते हैं। और अगर पूरे ई के डायग्राम को पूरे के स्पेस में प्लॉट न करके सिर्फ फर्स्ट ब्रिलुआ जोन में अगर हम प्लॉट करते हैं तो इसी को कहा जाता है रिड्यूस्ड जोन स्कीम। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ई के डायग्राम के हेल्प से ये समझना कि एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और फॉरबिडन एनर्जी गैप्स कैसे सॉलिड्स के अंदर में आती है, और इसके आधार पर हम लोग आगे की बातें अगले क्लास में करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।